हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने बचे हुए दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा कार्य और ऊर्जा वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा, उसके प्रकार और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में बता दिया था और भी बता दिया था उनकी परिभाषा, उनके मात्रक, उनके फार्मूले क्या हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे दो हमारे जो मेजर टॉपिक्स है, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम और दूसरा कार्य करने की समय दर। तो हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारा छोटा सा टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? मैं आपको पहले इस सिद्धांत के बारे में बता दूं। ये सिद्धांत हम लोग भले ही फिजिक्स में पढ़ रहे हों, लेकिन ये ऐसा सिद्धांत है जो विज्ञान की सभी शाखाओं को जोड़ देता है, लगभग सभी शाखाओं को जोड़ देता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहने का मतलब ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है, आपको इतना याद रखना होगा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि ऊर्जा का रूपांतरण होगा और ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। इसके अलावा हम तो ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के नियम का है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल देने का मतलब, जब भी अगर हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा उस वस्तु में चली जाती है। अर्थात ऊर्जा का जब स्थानांतरण होता है तो कार्य होता है, ऊर्जा का जब स्थानांतरण होता है तो कार्य होता है। इस तरीके से हर वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर कार्य करती है। अगर वो कार्य करती है तो ऊर्जा का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, सूर्य से जो ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, उस ऊर्जा का सीधे उपयोग हम नहीं करते हैं। सबसे पहले उस ऊर्जा को पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर हम उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमसे ऊर्जा मांसाहारी जीव प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मांसाहारी जीवों से ऊर्जा शीर्ष मांसाहारी प्राप्त करते हैं। उसके अलावा फिर शीर्ष अपघटक जो होते हैं, अपघटक वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एटलीस्ट अपघटक उन पदार्थों को अपघटित करते हैं तो फिर से वो वही पदार्थ, वो ऊर्जा पौधों की जड़ों तक जाती है जिसका उपयोग पौधे करते हैं। तो ये जो चक्र है हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम में, तो ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल और ये रहा सिद्धांत। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि है सामर्थ्य। मैं इसे इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना चाहो तो। आई होप कि हो गया होगा। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। ना अब हम लोग बात करते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है पावर। इसी को या तो शक्ति भी बोलते हैं, शक्ति भी बोलते हैं। और जानते हो सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसे हम लोग गांव देहात या घर में कैसे कहते हैं। जैसे बात करें तो हम लोगों की जो मातृभाषा भोजपुरी है, वहाँ पर इसको कहते हैं संवड़ा। आपने अधिकांशतः बुजुर्गों के मुंह से ये नाम सुनते हुए सुना होगा, कहते हुए सुना होगा
कि बबुआ अब तो हमारा समझ नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है, इस वाक्य का मतलब क्या है कि अब उनके कार्य करने की क्षमता कम हो चुकी है, कार्य करने की दर कम हो चुकी है, क्षमता नहीं कम हो चुकी है। पहले हम आपको डिफाइन करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं इस पर। ठीक, तो सामर्थ्य किसे कहते हैं? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य को किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए बात करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले बात करें तो इसे हम लोग P से दिखाते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जब हम अगर इसे P से प्रदर्शित करते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सामर्थ्य बराबर किया गया कार्य और अपान में समय। तो अब आपको सब चीज़ें पता होगा। सामर्थ्य को हम लोग P से दिखाते हैं, किया गया कार्य आपका W से दिखाते हैं और समय को T से। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है P = W/T। इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक आपका जूल होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो ये जूल/सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड, या इसी को हम नाम देते हैं वाट। क्या नाम देते हैं? वाट। और ये वाट नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो ये वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वाट, वही वैज्ञानिक जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो उनके नाम पर हम इसके मात्रक को वाट कहते हैं या जूल प्रति सेकेंड कहते हैं। इसका फार्मूला P = W/T। अब देखिए अगर टाइम कम लेगा, अगर टाइम कम होगा तो सामर्थ्य ज़्यादा होगा। टाइम कम मतलब कम समय में ज़्यादा कार्य करेगा तो सामर्थ्य ज़्यादा होगा, और ज़्यादा समय लेगा, कम काम करेगा तो सामर्थ्य क्या होगा? कम होगा। ये किसी मशीन की दक्षता को दिखाई जा सकती है सामर्थ्य के द्वारा। तो ये आपका रहा सामर्थ्य। ठीक, सामर्थ्य को वैसे मैंने आपको बताया कैसे लोग कहते थे कि अभी भी कहते हैं, जैसे किसी बुजुर्ग से कह दीजिए कि थोड़ा ये कर दीजिए, तो वो अपना एग्जाम्पल देते हैं कि पहले ऐसे करते थे, लेकिन फिर वो क्या उसको समझ गए। जैसे एक तरीके से मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में या फिर अपने बुक में ऐसे लिखिए, एग्जाम में नहीं लिखेंगे। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए बात करता हूँ तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो सामर्थ्य एकांक का, जब भी एकांक शब्द आए तो एकांक का मतलब प्रति मानिएगा, प्रति 1 सेकेंड, प्रति 1 घंटा, जितना भी हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामर्थ्य किया गया कार्य बटा में समय। ठीक ना, तो अगर फार्मूला देखें तो किए गए कार्य को W से दिखाते हैं, समय को T से। ये जूल बटा सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड जो कहना है वो कह लीजिए। इसके अलावा या वाट। ठीक ना, जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं? वाट। और ये वाट जेम्स वाट के नाम पर आया था। इसके अलावा अगर हम तो बात कर लिए, ये किसी मशीन के कार्य करने की क्षमता हो गई। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता नहीं, कार्य करने की सामर्थ्य। ठीक ना, शक्ति, उस मशीन की शक्ति कितनी है। इसके अलावा मैं अगर अन्य मात्रक की बात करूंगा इस सामर्थ्य के, तो जो अन्य मात्रक है, जो कि पहले मात्रक की मैं बात करूंगा जो कि जेम्स वाट के द्वारा ही प्रदर्शित किए गए थे। एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति का मतलब हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर उसको HP दिखाते हैं। इसका बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर में कितना होता है? 746 वाट होता है। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। इस तरीके से हम बात करेंगे 1 किलोवाट बराबर में कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर में, तो ये आपका आता है 1000 वाट। इस तरीके से अगर हम 1 मेगावाट की बात करते हैं, 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट बराबर में कितना होता है? 10⁻6 वाट। ये आपका मात्रक आया। अब इंटरेस्टिंग सी बात यह है, ये तो आपने मात्रक समझ लिया। देखिए फार्मूला P = W/T है। तो अब यहाँ पर हम मशीन के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। तो मशीन के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो P गुणा में T होगा। इसको इससे गुणा करा देंगे, क्योंकि W बराबर अगर प्राप्त करते हैं तो P का T में गुणा होगा। अर्थात
उसकी मशीन की शक्ति में उसके समय से गुणा कर देंगे तो उसके द्वारा किया गया कार्य मिलेगा। तो अगर मैं कहूँगा कि 1 किलोवाट की अगर एक मशीन है 1 घंटे में कितना कार्य करती है, कितना कार्य करेगी या फिर कितना उसमें ऊर्जा होगी, तो ये आप बता सकते हैं। ये अधिकांशतः करके प्रश्न पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा में कितना ऊर्जा होती है या 1 किलोवाट घंटा में कितना कार्य किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं प्रश्न को लिखता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ साइड का। एक किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा द्वारा या 1 किलोवाट घंटा में कितना कार्य होगा, ठीक ना, में कितना कार्य होगा। अगर आपसे कुछ ऐसा प्रश्न करके पूछता है तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब आप क्या समझेंगे। देखिए इधर से 1 किलोवाट का मतलब कितना हो जाएगा, इसको पहले वाट में बदलेंगे। आपका सामर्थ्य दिया हुआ है 1 किलोवाट, ठीक, 1 किलोवाट दिया हुआ है, इसको वाट में चेंज करते हैं कितना आएगा, 1000 वाट आएगा, 1000 वाट। अगर मैं टाइम टी की बात करूँगा तो टाइम एक घंटा है, 1 घंटा को आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 × में 60, ये कितना आ जाएगा, 3600 सेकेंड आ जाएगा। ये आपको इतना सारी चीज़ें आता होगा। अगर मैं यहाँ से किया गया कार्य W का मान याद करूँ तो W बराबर में क्या आएगा, P गुणा में T, और आप वैल्यू रखेंगे तो P का वैल्यू कितना है 1000 और गुणा में T का वैल्यू कितना है 3600 है। तो आप देखिए 3 और इधर से 2 5, तो इसे हम मैं कितना 36 गुणा में 10 की घात में 5 लिख दूँ, या इसी को मैं 3.6 गुणा में 10 की घात में 6 लिख दूँ, तो ये आपका आंसर आता है 1 किलोवाट घंटा में कितना कार्य होगा। एक व्यापार की ये कह लीजिए समिति है जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, उसके द्वारा हम ये प्राप्त करते हैं कि कोई वैद्युत उपकरण के द्वारा व्यय विद्युत शक्ति कितना होती है या फिर उसका वैल्यू कितना आता है, इसकी गणना हम लोग करते हैं। तो नाउ मैं इसे अरेंज करता हूँ और आपको फार्मूला समझाता हूँ। बेसिकली जो आपकी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे भी हम लोग किलोवाट घंटा में ही मापते हैं। जब किलोवाट घंटा में मापते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ W किलोवाट घंटा, W किलोवाट घंटा कि कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। जब W किलोवाट घंटा की बात करेंगे तो जो भी आपका विद्युत उपकरण होगा उसका वैल्यू लिखेंगे, यानी कि मैं इसकी जगह वाट लिख देता हूँ। प्रतिदिन वो कितने घंटे जलता है, और उसके बाद दिन की बात करेंगे कि महीने में कितने दिन चलता है। तीनों का गुणा करा के अगर आप 1000 से भाग दे देते हैं तो ये आपका व्यय विद्युत शक्ति का माना जाएगा। जैसे मान चले कि अगर मैं कहूँगा कि इधर साइड में लिख देता हूँ कि अगर 7 वाट का कोई एक बल्ब है जो कि प्रतिदिन 4 घंटे जलता है, प्रतिदिन 4 घंटे जलता है, तो एक महीने में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, व्यय विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको ऐसे ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे, वाट की जगह पर कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। घंटा है तो कितना घंटे जलता है, 4 घंटे। और दिन कितने होंगे तो आपसे एक महीने में पूछ रहा है, एक महीने में आप औसत 30 दिन लेंगे, तो मैं यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ और बटा में 1000 कर देते हैं, ठीक। अगर बटा में 1000 कर दिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, इधर ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 84 हो जाएगा और बटा में 100 हो जाएगा। आप इसको 0.84, अगर 0.84 आ गया, अब किलोवाट घंटा उसके आगे लिख सकते हैं, या फिर इसके जगह पर हम लोग लिखते हैं यूनिट। क्या लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0.84 यूनिट, 84 यूनिट। अगर आपसे रेट दे देता है कि 1 यूनिट का मूल्य इतना है, तो आप उस मूल्य में गुणा करा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये निकालने का ढंग आया होगा। जो इसके लिए एक पद्धति है BTU, आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक, बोर्ड ऑफ BTU, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि सामर्थ्य क्या है। इस तरीके से सामर्थ्य के आपको अनेकों एग्जाम्पल मिलेंगे, अनेकों उदाहरण मिलेंगे। अब ये जो बची खुची जो चीज़ें हैं वो आपसे मैं न्यूमेरिकल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। मैं कुछ ही सवाल लूँगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके के सवाल लूँगा जो कि आपको आपकी जो परिभाषा है उसे क्लियर करने का प्रयास करेंगे और उसे एक तरीके से बूस्ट कर देंगे। तो आई होप कि मैंने आपको जितना भी टॉपिक समझाया आपको समझ में आ गया होगा ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।